नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर पॉडकास्ट। विश्व राजनीति में बहुत बड़ी एक उठापटक चल रही है। जयशंकर, अजीत डोवाल काफी बिजी चल रहे हैं और मेरे पास चार अलग अलग खबरें हैं और इन खबरों के सेंटर में दो बड़ी खबरें हैं। वो दो बड़ी खबरें क्या हैं? एक खबर तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जंग हो सकती है, बकायदा बड़ी जंग हो सकती है। और दूसरी बड़ी खबर, आपको पता ही है कि ट्रंप और पुतिन अलास्का में मिले हैं और वहां से पुतिन ने मोदी को फोन किया। इसकी जना जरा बैकग्राउंड में जाते हैं। अब इसकी बैकग्राउंड तो एक ये है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर होके हटा है और जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपना नैरेटिव बेचने में सक्सेसफुल हुआ था। इंडिया को उतनी सपोर्ट नहीं मिल पाई, बट अभी एकदम से टेबल टर्न हो गए हैं जी। और जो ट्रंप का टैरिफ था इंडिया के ऊपर 50%, इंडिया और रशिया के बीच ऐसा क्या चल रहा था कि जिसने ये करने को मजबूर किया? और चाइना क्यों पाकिस्तान से पीछे हट रहा है? तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि चाइना के एयर चीफ पाकिस्तान गए थे पिछले दिनों और उनकी आपस में कुछ बातचीत हुई, कुछ डील हुई। वो काफी एक कॉन्फिडेंशियल थी, काफी वो एक सीक्रेट थी और कहा यह भी जा रहा था कि चाइना ने उसे गोपनीय रखने को कहा था। पर फिर पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल सब हैंडल्स ने सीधा ट्वीट किए, सीधा सोशल मीडिया पे ऐलान कर दिया कि चाइना पाकिस्तान को 40J-35 फाइटर जेट दे रहा है, वो चाइना को HQ-19 मिसाइल दे रहा है और भी बहुत कुछ दे रहा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना ने सीधा इससे खंडन किया और बकायदा चाइना ने पाकिस्तान की सरकार को बोला कि भैया ये सारे ट्वीट हटाइए। इनका ना सिर्फ खंडन किया, बकायदा पाकिस्तान की सरकार को बोला। और ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की सरकार को, वहां के पीएम को अपने बयान से पीछे हटना पड़ा और पाकिस्तान की सरकार ने सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। अलास्का में जो पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई है उसका मकसद एक ही था, यूक्रेन को लगे किसी निर्णय पे पहुंचना, एक युद्ध विराम की तरफ जाना। और वहां पर सीधे सीधे पुतिन ने बोल दिया भैया क्रीमिया मेरा है, क्रीमिया जो यूक्रेन का हिस्सा है जिसपे वो कब्जा कर चुका है। और दो तीन जगह हैं जी वहां की, एक डोनोटस्क है, एक लुहांस्क है जी, एक जापोरिजिया है ये देख के बोलने पड़ रहे हैं, जगहों के नाम ऐसे ही हैं। एक खेरसान है, ये यूक्रेन के हिस्से हैं। और भी यूक्रेन के बहुत सारे हिस्से पे रशिया ने अपना दावा कर दिया है। पुतिन ने ट्रंप को सीधा बोला कि भैया ये हिस्से ये मेरे हैं। और इसमें ट्रंप ने भी एक हिंट दिया है। ट्रंप ने जो अपना बयान दिया है उसने बोला है कि हाँ भाई कुछ शांति समझौते के लिए कुछ ऐसा करना होगा, कुछ हिस्से देने होंगे यूक्रेन को। ट्रंप का क्या मकसद है? आपको यह समझना होगा कि ट्रंप अमेरिका की पूंजीपतियों के एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो देश के राष्ट्रपति नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो उनका एक धड़ा है पूंजीपतियों का, उसके एक रिप्रेजेंटेटिव है। और उन कंपनियों का बहुत पैसा यूक्रेन में लगा हुआ है। और इसमें मैंने यूक्रेन रशिया युद्ध के ऊपर क्या अमेरिका की भूमिका रही है, कैसे यूक्रेन को बर्बाद किया है, इसमें मैंने डिटेल से एक एनालिसिस किया है दूर का चश्मा में, और वो कमेंट में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ट्रंप भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये मामला सेटल हो ताकि वो यूक्रेन को पूरा कॉलोनाइज कर सके, पर ऐसा संभव होता नजर आ नहीं रहा है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यह है कि वेस्ट का मीडिया जो एक कहानी गढ़ रहा है, अब कहानी उसमें कितनी सच्चाई है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है कि इंडिया की ऑयल लॉबी ने रशिया में जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध है उसको फाइनेंस किया है। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे कहा जा रहा है। और जो ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं? आज जो भारत है रशिया का सबसे बड़ा ट्रेड में पार्टनर है। भारत अपनी जरूरतों का 40% तेल रशिया से खरीद रहा है, क्रूड ऑयल सस्ता खरीद रहा है। और ऐसा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का आरोप है कि भारत 40% डिस्काउंट पे वो तेल खरीद रहा है, बहुत सस्ता तेल खरीद रहा है, और उसको रिफाइन करके यूरोप को और अमेरिका को जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो बेच रहा है, और जिसकी वजह से बहुत नुकसान सहना पड़ रहा है। और यहां तक कि सऊदी अरब, रशिया ओपेक का मेंबर नहीं है, और जो सऊदी अरब है
उसको अपना ऑयल प्रोडक्शन कम करना पड़ा था इन सब के चलते। और कितनी ज्यादा ये ट्रेड पार्टनरशिप डेवलप हुई है इंडिया और रशिया की, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2021 में सिर्फ 1% से भी कम अपनी पूरी ऑयल की जरूरतों का इंडिया रशिया से लेता था। और ये बढ़ते बढ़ते अभी हाल के दिनों में ये 40% तक बढ़ गया था। यानी इंडिया अपनी ऑयल की 40% जो सप्लाई है वो रशिया से ले रहा है। और अगर इसमें चीन को जोड़ दें तो इंडिया और चीन मिलके रशिया का 80% जो तेल का निर्यात है वो खरीद रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती रही कि वो दो नावों में सवार रहा। पाकिस्तान ने सोचा अमेरिका भी मेरे साथ है, चीन भी मेरे साथ है, मैं तो दुनिया में कुछ भी करूंगा, पर ऐसा होता नहीं है। और जैसे ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर वो अमेरिका भी गए, वो चाइना भी गए, वो अमेरिका गए, तो वहां से उन्होंने सीधी इंडिया को धमकी दी। और इसमें एक रशिया का एक बड़ा रोल है। रशिया ने चाइना को कन्विंस किया है कि भैया अगर अमेरिका से टक्कर लेनी है, क्या पिछले दिनों आपने देखा था चाइना और अमेरिका में जो लड़ाई चली थी, टैरिफ वार चली थी, क्या क्या बयानबाजी हुई थी और कैसे चाइना से वापस मैन्युफैक्चरिंग बुलाने की बात उठी थी, ट्रंप ने की थी। तो उसके चलते चीन को अकल आ गई है। और मैं दोबारा आना चाहूंगा, जो रशिया और इंडिया का जो ऑयल का चल रहा है, एक्सपोर्ट चल रहा है, वो एक बहुत मेजर रीजन है जो ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाए हैं। और इसमें जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इंडिया की जो ऑयल लॉबी है उसी के भरोसे रशिया ने यूक्रेन से युद्ध लड़ा है। और यूक्रेन युद्ध में रिसोर्सेज किसके लग रहे थे? अमेरिका के लग रहे थे, यूक्रेन के नहीं लग रहे थे। अमेरिका अपना पैसा, अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा पंप इन कर रहा था यूक्रेन में, और रशिया जो इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था बहुत बड़ा था। आज के टाइम में 20 लाख बैरल पर डे इंडिया रशिया से एक्सपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल। और वही क्रूड ऑयल 40% कम दाम पे रशिया दे रहा है इंडिया को, हैवी डिस्काउंट में ऑयल दे रहा है। और इसमें सिर्फ दो कंपनियां, हालांकि गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं, और इसमें दो कंपनियां इन्वॉल्व हैं इंडिया की। एक तो रिलायंस इंडस्ट्री है और दूसरी नायरा है। ये नायरा ये पहले एसआर थी। एसआर को एक रशिया की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था, 49% स्टेक उसमें खरीद लिया था। तो तब से ये नायरा, न्यू एरा, नया एरा ऐसे करके एक कंपनी बनी थी नायरा। ये दोनों मिलके बहुत बड़ा हिस्सा खरीदती हैं और गवर्नमेंट से भी लेती हैं। इन दोनों की अपनी रिफाइनरीज हैं, यहां पर रिफाइन होता है। 16 लाख बैरल कैपेसिटी है रिलायंस की और 5 लाख बैरल है नायरा की। इंडिया रिफाइनरी का इस टाइम बहुत बड़ा हब बन चुका है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे, वर्ल्ड के टॉप 3-5 कंट्रीज में आता है ये रिफाइनरी में। और जो मिडिल ईस्ट और जो अफ्रीका को सप्लाई जा रही है, जो ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि रिफाइनिंग होने के बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं ऑयल के जितने भी, और उससे और यहां तक कि यूरोप में बहुत इन कंपनियों ने प्रोडक्ट्स बेचे अपने। और वहां पर सऊदी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप की कंपनियों को, उनको बहुत बड़ा झटका लगा। तो ये 25 से 50% जो टैरिफ किया है, इससे माना जा रहा है कि कम से 10 से 20 लाख लोगों के रोजगार पे संकट आएगा, जिसमें मुख्यतः गारमेंट है, जिसमें आपका ज्वेलरी है, और जिसमें फिशिंग है, और ऐसे उद्योग हैं। अलास्का में ये शांति वार्ता सिरे नहीं चढ़ सकी, और इसको वेस्टर्न मीडिया, और मैं देख रहा हूँ कि इंडियन भी कहीं जो क्रेडिबल मीडिया है, इसको बहुत ही इंडिया के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ की तरह ले रहे हैं कि अगर ये डील हो जाती तो इंडिया का जो ऑयल का कारोबार है रशिया के साथ, कि 40% कम रेट पे खरीदता है, फिर काफ़ी हाई रेट पे वो पूरी दुनिया को बेच रहा है, ऑयल के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, उससे काफ़ी तगड़ा मुनाफा कमा रहा है। इंडिया की कंपनियां कमा रही हैं और इंडिया की गवर्नमेंट भी कमा रही है। पर इसका एक दूसरा पहलू मैं देखता हूं कि अगर ये समझौता नहीं हुआ, अगर ये समझौता हो जाता तो ये भी तो पॉसिबल है, यूक्रेन को लेके जो बार्गेनिंग करनी है रशिया और अमेरिका ने आपस में, उसमें वो ऑयल को लेके भी बार्गेनिंग कर सकता है अमेरिका। वो ऑयल को लेके ओपेक को बीच में डाल के, सऊदी को बीच में डाल के कुछ और नया रास्ता निकाल सकता है। तो ये इंडिया के फायदेमंद भी हो सकता है लॉन्ग रन में। तो इन्हीं सब के चलते पुतिन ने चाइना के ऊपर प्रेशर डाला है कि भैया अपना स्टैंड बदलो पाकिस्तान को लेके। इसी वजह से हम देखते हैं कि चाइना की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो टॉप ऑफिशियल हैं, वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं
ये बोल रहे हैं कि वो टेररिज्म पे लगाम लगाए, और इंडिया को लेके काफ़ी पॉजिटिव बयान आ रहे हैं। और अब ये ऑलमोस्ट क्लियर है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जंग की खबरें उड़ रही हैं, उसका पूरा का पूरा बेस यही है कि अमेरिका चाहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हो, कि जंग अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुकी है। हमने देखा यूक्रेन में, उससे पहले अफगानिस्तान में, उससे पहले इराक में, और मिडिल ईस्ट में एक और मजबूरी है इस समय अमेरिका की, कि जो इसराइल की दादागिरी थी वो पूरी टाइम टाइम फिस हो चुकी है। उसकी जो हेजेमनी थी वो टोटली खत्म हो चुकी है। जो बहुत बड़ी सुपर पावर माना जा रहा था, वो ईरान ने उसकी क्या हालत कर दी है 10 दिन की लड़ाई में। तो एक पाकिस्तान को पूरी शय दे रहा है इस समय अमेरिका, कि आपको एक पूरी पावर बनाएंगे। पर अगर पाकिस्तान अमेरिका की बातों में आता है तो उसका हाल भी यूक्रेन की तरह ही होगा। और इंडिया के लिए अजीत डोवल और जयशंकर ने काफ़ी अच्छा काम किया पिछले दिनों, चाहे वो चीन के ऑफिशियल हों, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल हों, चाहे वो रशिया के टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल हों, उनसे रेगुलर वो बातचीत की है उन्होंने। और जो वो चीन और पाकिस्तान करीब आ गए थे, अब थोड़े दूर होते नज़र आ रहे हैं। इसीलिए पुतिन ने अलास्का मीटिंग से मोदी को कॉल की है। ये जो इंडिया, चाइना और रशिया, ये गठबंधन टाइमली होगा। ये भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। ये अपने आप में बहुत पावरफुल है अगर ऐसा होता है। हालांकि चाइना का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लॉन्ग रन में क्या होगा इस मामले में हम कह नहीं सकते, पर फिलहाल अमेरिका और पाकिस्तान का जो गठबंधन है वो इंडिया, रशिया और चाइना का जो एक टेम्परेरी गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है, उसके आगे बहुत हल्का पड़ रहा है वो। धन्यवाद।